लीके लीक कायर चले, लीकहीं चले कपूत, लीक छोड़ ये तीन चले, शायर शेर सपूत। और लीक छोड़कर चलने वाले को ही सच्चा विद्रोही माना जाता है, जो समाज की बनी बनाई परंपरा को तोड़कर जीता है, जीवन में नए प्रतिमान गढ़ता है और अपने साथियों और अगली पीढ़ी के लोगों के सामने संघर्ष की एक नई लकीर खींचता है। अपने लक्ष्य के लिए, एक बेहतर कल के लिए वो अपना बलिदान तक दे देता है, जिसकी मशाल सदियों तक जलती रहती है। बलिदान की मशाल। इस श्रृंखला में हम स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर पूर्व के ऐसे ही बलिदानियों के बारे में जान रहे हैं। इस श्रृंखला में 7वीं यानी आज की कड़ी में हम जानेंगे स्वतंत्र मणिपुर रियासत के विद्रोही राजकुमार टिकेंद्रजीत सिंह के बारे में। अरे, आप यहाँ और मैं पूरे राजमहल में आपको खोज आई। निराशा भरी इस घड़ी में मुझे और कहाँ जाना चाहिए हेनबा? आप राजमाता हैं, इस मणिपुर राज्य की राजमाता। आपके जीवन में ऐसी निराशाजनक घड़ी तो पहले भी आई थी, पर तब तो आपने इसे बखूबी संभाला था। वो दौर कुछ और था हेनबा। तब मैं राजा चंद्रकीर्ति की पत्नी थी, राजा के कर्तव्यों में बराबर की भागीदार। तब उम्र भी मेरे साथ थी, लेकिन अब तो उम्मीदों की डोर हाथ से छूटती जा रही है। तुम कहो, खोमजुम की युद्ध भूमि से क्या समाचार है? वहां से भी बहुत अशुभ समाचार हैं राजमाता। एक सैनिक मिला था मुझे, उसने बताया कि सूबेदार पाओना, चौंगथा मियाँ और चिंगलेन सेना तीनों ही बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। राजमाता, हिम्मत रखिए, संभालिए अपने आप को। चलिए चलिए मेरे साथ, चलिए। झूठी उम्मीदों से अपने मन को कब तक बहलाऊं हेनबा? कहते हैं जिस माँ के 3-3 बेटे हों उसे तो कोई दुखी नहीं हो सकता। मुझे देखो, मेरे राज्य की हालत देखो। बड़े बेटे सुरचंद्र को कितने अरमानों से राजा बनाया था, और वो महल में एकता नहीं रख सका। जी, वो अपनी जिम्मेदारियों से भागकर वृंदावन चले गए हैं और सुना है वहीं से अंग्रेजों के साथ मिलकर दोबारा राजा बनने का दावा पेश करने वाले हैं। निर्लज को शर्म भी नहीं आती होगी ना ये सब करते हुए। और दूसरा बेटा कुलचंद्र, वो भी मौका परस्त निकला। छोटे भाई टिकेंद्रजीत को बड़े भाई सुरचंद्र के खिलाफ भड़काकर महल में क्रांति कराई और तख्ता पलट करके खुद राजा बन बैठा। ये बात तो है रानी माँ, आपके दोनों बेटों के मुकाबले आपका तीसरा और सबसे छोटा बेटा टिकेंद्रजीत ही नेक दिल है। और ये तो सबने देखा ना कि नेक दिलों के साथ कुलचंद्र ने क्या किया। ना जाने इस राजा की गद्दी में ऐसी कौन सी असुरक्षा छिपी है कि राजा बनने के बाद वो उन्हें भूल जाते हैं जिन्होंने उन्हें गद्दी पर बिठाया। कुलचंद्र ने राजा बनने के लिए टिकेंद्रजीत का इस्तेमाल किया। ऐसे तो डरपोक, लालची, स्वार्थी और मतलब परस्त कपूतों को जन्म दिया है मैंने। आप भीतर चलिए, मैं आपके लिए पानी का प्रबंध करती हूँ। रानी माँ, पानी। रानी माँ, आपके सारे पुत्र तो कपूत नहीं। आप टिकेंद्रजीत को ही देख लीजिए, कितना निश्चल है वो।
वो तो बचपन से ही बागी रहा है। मैंने तो इन्हीं हाथों से पाला है उसे। मैं उसका स्वभाव जानती हूँ। आपको याद है बचपन में एक बार टिकेंद्र ने अपने बड़े भाई सूरचंद्र का पिंजरा खोलकर सारे पंछी उड़ा दिए थे उसके। हाँ, और सूरचंद्र बहुत नाराज हुआ था और दोनों भाइयों में कितनी लड़ाई हुई थी और कुलचंद्र उन दोनों भाइयों को लड़ते हुए देख रहा था। हाँ, उसी दिन राजा चंद्रकीर्ति ने हारकर तीनों युवराजों की शिक्षा दीक्षा को राजगुरु को सौंप दिया था। तीनों युवराजों के स्वभाव को मैं उसी दिन समझ गई थी कि सूरचंद्र को अपना बड़े होने और दूसरों पर हुक्म चलाने का गुमान है, और कुलचंद्र वो दूसरों को उलझता देख अपना मतलब साधता है। और टिकेंद्र जीत विद्रोही स्वभाव का आज़ादी के पक्ष में रहने वाला आदमी बनेगा, जो खुद आज़ाद रहना पसंद करेगा और राज्य की भी आज़ादी के पक्ष में होगा। प्रणाम राजगुरु। विराजिए। कल्याण हो। टिकेंद्र जीत ना किसी के साथ अन्याय करता है और ना ही किसी के साथ हो रहे अन्याय को देख पाता है। इसीलिए कई बार भावनाओं में बहकर कुछ गलत लोगों का साथ दे देता है। तीनों राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा के दौरान मैं इनके मूल स्वभाव से भी अवगत हुआ। राजगुरु, क्या शिक्षा दीक्षा के दौरान ही उन तीनों की कमियों को दूर नहीं किया जा सकता था? संसार में हर प्राणी का अपना एक मूल स्वभाव होता है और वो उसी के अनुसार व्यवहार करता है। प्रवृत्ति से जो लोग साधु होते हैं, स्वभाव से वे सन्यासी होते हैं। वहीं बिच्छू का मूल स्वभाव है डंक मारना और वो जहर धारण करता है। अगर वो बिच्छू किसी साधु की हथेली पर भी होगा तो वो वहां पर भी डंक ही मारेगा। आपका ये उदाहरण किस संदर्भ में है राजगुरु? राजा कुलचंद्र के संदर्भ में, जिस तरह उसने टिकेंद्र जीत को छल से अपने गुट में शामिल किया और बड़े भाई सूरचंद्र के प्रति उसे भड़काया और महल क्रांति के लिए उकसाया। ये सब आपको कैसे ज्ञात हुआ राजगुरु? वो षड्यंत्र का दिन मुझे आज भी याद है। तुम में से कौन मेरे साथ है? मैं तो पहले से आपके साथ हूं। सूर भैया में न्यायप्रिय राजा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि उनके संबंध अंग्रेजों से अच्छा है और ये हमारे मितेय समाज और मणिपुर के लिए ठीक नहीं है। लेकिन हम करेंगे क्या? विद्रोह। लेकिन कैसे? जब तक पावना और चोंगथा मियाँ जैसे लोग भैया के साथ है, तब तक कोई विद्रोह कैसे सफल हो सकता है? पावना भी राजाओं का नहीं है, वो भी मितेय समाज और मणिपुर के लिए प्रतिबद्ध है। बस किसी तरह आप एक बार गद्दी पे बैठ जाए तो आपकी वो सारी बातें मानेंगे जो हमारे समाज और राज्य के लिए अच्छा होगा। और आपको गद्दी पे बिठाने के लिए विद्रोह करना जरूरी है, और इस काम में जिलगंबा और अंगों से मेरा साथ देगा। क्यों? जरूर। कल सुबह होते ही हम सुर भैया को कैद कर लेंगे और आपको गद्दी पे बिठा दिया जाएगा। और तुम्हें मणिपुर का सेनापति? अगर मैं उस योग्य साबित हुआ तो। अब तुम्हें साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं। कल के बाद यूं ही सब जान जाएंगे। और इस तरह कुलचंद्र ने तख्ता पलट किया और खुद राजा बन बैठा। तभी तो खोमजोम का युद्ध अंग्रेज आसानी से जीत गए। जब घर में लड़ाई होगी तो शत्रु तो फायदा उठाएंगे ही। अब तो मेरी उम्मीद सिर्फ टिकेंद्र जीत है, सिर्फ टिकेंद्र जीत। Sir, just 1 minute. Mildred, sugar? We'll manage. Thank you very much. Yeah, you may go. Yes. You know, भैरव को हाँकने के लिए एक चरवाहे की जरूरत ये लोग ना समझ है। I know that. In Indian school,
अपना क्या करना है नहीं पता। तभी तो गॉड ने हम लोगों को इनको सिविलाइज करने को भेजा। इनका वॉरियर्स ब्रेव तो है, पर ऑल आवर इमोशनली फॉल्स एंड टोटली अनप्रोफेशनल्स। व्हाट डू यू से सर? तभी तो हम इन लोगों पर रूल कर रहे हैं। राइट सर। कोई बात नहीं, हम लोग इन सबको डिसिप्लिन लाइफ जीना सिखा देगा, जिसमें वो प्रॉपरली टैक्स देगा। यानी जमीन भी हमारा होगा, घर भी हमारा होगा। ये इंडियंस अपनी ही जमीन और घर में किराएदार की तरह रहेंगे और हम उनको टैक्स दे देंगे। राइट सर। हम उनको एक नया गॉड दे देंगे और एक नई जिंदगी भी, यहाँ जहाँ कोई रिवॉर्ड नहीं होगा। राइट सर। इस खुशी में we'll have to celebrate. So, long live East India Company. Long live East India Company. इस राजा से कोई भी उम्मीद करना बेकार है। ये हम मंत्रियों से मिलना ही नहीं चाहते। किसानों की भलाई के लिए ना तो इसके पास समय है और ना ही प्रजा के कार्यों में कोई रुचि। इतने दिन बाद मौका मिला था राजा साहब से मिलने का, लेकिन उन्होंने हमारा प्रस्ताव ही फाड़ कर फेंक दिया, और ये हम मंत्रियों का सरासर अपमान है। मैं तो अपने साथ व्यापारियों का दल लेकर गया था, लेकिन उनसे मिलने से मना कर दिया, और साथ ही साथ उन्होंने मुझे धमकी भी दी कि बिना आज्ञा अगर कोई काम करोगे तो मैं पूरा मंत्रिमंडल बदल डालूंगा। आप दोनों को देखकर लगता है मेरे जाने का कोई लाभ नहीं होगा। कोई लाभ नहीं होने वाला मित्र। चलो चलते हैं। ये भी कमाल है, इनको सेनापतियों को अगर युद्ध में दांव पर लगाने से समय मिले तभी तो ये आप लोगों को समय देंगे ना। सही कहा तुमने। आज मुझे भी लगा कि राजा कुलचंद्र में लंबे समय तक राज करने जैसी कोई बात नहीं है। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? मैं राज्य के किसानों से संबंधित एक प्रस्ताव लेकर गया था उनके पास, लेकिन उनकी तो इस प्रस्ताव में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। मैं भी इस अनुभव से गुजरा हूं मंत्री जी। उनका सारा ध्यान सिर्फ अपनी राजगद्दी बचाए रखने में है। ना ही तो वे अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं और ना ही प्रजा के लिए कोई कार्यकारिणी निर्णय ले रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है कि जिन बातों को हम मंत्रीगण इतनी गहराई से समझते हैं, उन बातों को राजा क्यों नहीं समझते? ये सिर्फ इतना ही समझते हैं कि जब तक इनकी गद्दी बनी रहेगी तब तक भोग विलास और सुख भी बना रहेगा। सफलतापूर्वक राजकाज चलाना इनके बस की बात नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राजा बनने से पहले कुलचंद्र ने राज्य की भलाई के लिए बड़े बड़े आश्वासन दिए थे, लेकिन उनकी अब तक की इस प्रतिभा के बारे में कोई क्या जानता है? वे अपनी प्रतिभा के बूते पर नहीं, बल्कि राजा सूर्यचंद्र की विफलता के बूते पर राजा बने। जिसकी बुनियाद में ही खोट हो, उससे भविष्य की क्या कल्पना की जा सकती है? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। समझाता हूं। कुलचंद्र ने टिकेंद्र जीत को सूर्यचंद्र के खिलाफ भड़काकर राजा बने, और जो राजकुमार अपने भाई की ताकत के बल पर तख्ता पलट करके गद्दी पर कब्जा करे, उससे कैसी उम्मीद? और अब तो उसने टिकेंद्र जीत को जंगल में भेज दिया है। लेकिन कुलचंद्र ने राजा बनते समय टिकेंद्र जीत को अगला सेनापति बनने का आश्वासन दिया था। आश्वासन नाम की औषधि मनुष्य की कई कमजोरियों का कारगर उपाय है, जिससे कभी भी पलटा जा सकता है। राजा कुलचंद्र ने टिकेंद्र जीत को सेनापति बनाने का झूठा आश्वासन दिया था। लेकिन राजा ने तो भरी दरबार में सबके सामने कहा था कि वो टिकेंद्र जीत को जंगल में सेना को प्रशिक्षित करने के लिए भेज रहे हैं। तो क्या टिकेंद्र जीत के साथ सेना गई है? नहीं, मैंने तो सुना है कि अभी उनके साथ कुछ लोग ही हैं। यही तो उनका षड्यंत्र था। कुलचंद्र ने टिकेंद्र जीत से कहा कि आपके बागी स्वभाव के कारण अंग्रेज आपसे चिढ़ते हैं, तो आप जंगल में ही रहें। मतलब टिकेंद्र जीत अब जंगल में ही रहेंगे? बिल्कुल। जब कुलचंद्र को इस बात का पूरी तरह से एहसास है कि टिकेंद्र जीत विद्रोही स्वभाव के हैं,
तो राजमहल में रहकर भी सूर्यचंद्र को गद्दी से हटा सकते हैं, तो उनके साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। ऐसा हो तो सकता है। So, we have conquered Manipur. Oh, I'm so glad. And we have arrested Maharaja Kul Chandra. But What but? But Tikendrajit got away. You know that Palace Revolt उसी ने किया था, और इस वार में हमारे लोगों को ज्यादा मार दिया था। Yeah, I know. I know that, sir. And he was the mastermind behind everything. Then how could you make such a mistake? Find him, kill him. जो भी हो सके करो, लेकिन हमारा रास्ते से हटाओ। Right, sir. And don't worry. जल्दी ही we'll catch him. हमारा आदमी दिन रात इसी काम में लगा हुआ है। सर, Yes. हमें टिकेंद्रजीत के ठिकाना का पता चल गया है। Oh, what a good news! Wonderful news! Wonderful news! See, sir, as I told you, we'll catch him. And this time कोई mistake नहीं होना चाहिए। Yes, sir. No mistake this time. Right. हुजूर, टिकेंद्र को किसी भी तरह कैप्चर करना है। वो डेंजर है। जितना टाइम वो फ्री रहेगा उतना डेंजर होता जाएगा। हुजूर, मेरे पास एक योजना है। युद्ध जीतने के बाद से अंग्रेज अफसरों ने तो राजमहल को जैसे अपना गलियारा ही समझ लिया। जब मन होता है मुंह उठा के चले आते हैं, दो चार नियम सुनाते हैं, फिर धौंस जमा कर चले जाते हैं। भाई राजमहल में उन ब्रिटिश कर्मचारियों की ही चल रही है। राजा कुलचंद तो समझो बस अब अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली हैं। अंग्रेज़ इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि कुलचंद को राजा ही मानने से मना कर रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? राजा तो कुलचंद ही हैं। इसमें क्या शक है? सभी ये बात जानते हैं। अंग्रेज़ों के लिए नहीं है। अंग्रेज़ अब जलती हुई अंगीठी पर नए नए जलावन डालकर राजमहल में उठ रही आग को और भड़का रहे हैं। भाई पहेलियां मत बुझाओ, सैनिक हूँ, सीधे सीधे पूरी बात समझाओ। तुम्हें सुरचंद याद है? हाँ हाँ, कुलचंद के बड़े भाई। लेकिन वो तो अब खेल से बाहर हो चुके हैं, जब से राजमहल से भागकर वृंदावन चले गए। नहीं, अब उन्होंने वहीं से अंग्रेज़ों को चिट्ठी लिखी और कहा मुझे ज़बरदस्ती राजा के पद से हटाया गया, इसलिए आप मुझे ही मणिपुर के राजा के रूप में मान्यता दें। ये दबा हुआ मामला अचानक कहाँ से आ निकला? हाँ, यही तो बात है। आज अंग्रेज़ इसी चिट्ठी के दम पर महल में राजा कुलचंद पर दबाव बनाने आए थे। दबाव? कैसा दबाव? अंग्रेज़ अफसरों ने कुलचंद को सुरचंद की लिखी हुई चिट्ठी दिखाई और धमकी देते हुए कहा कि इस शिकायत के आधार पर हमें सुरचंद को ही राजा मानना पड़ेगा। फिर तो राजा कुलचंद बुरी तरह से डर गए होंगे। और रास्ता भी क्या था? कल तक जो राजा अंग्रेज़ों को भाव नहीं देता था, आज अपनी गद्दी पर खतरा देख लेट ही गया। अब अंग्रेज़ इतना तो समझ गए हैं कि सुरचंद राज्य से भागकर पहले ही हार चुका है और कुलचंद युद्ध में हार गया है। अब ऐसे में एकमात्र चुनौती टिकेंद्रजीत है। हाँ ये तो है, लेकिन आगे क्या हुआ बताओ ना। डरे हुए कुलचंद को देखकर अंग्रेज़ों ने झट से अपनी चाल खेल दी और कहा टिकेंद्रजीत को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें राजा मान लेंगे। ये तो असंभव से शर्त रख दी अंग्रेजों ने। ऐसा कभी थोड़े ना होगा। अपनी इसी सोच की वजह से पूरी जिंदगी सैनिक ही रह जाओगे। भैया अपने राजा कुलचंद भी कोई कच्चे खिलाड़ी थोड़े ना है, वो झट से सौदे के लिए तैयार हो गए। सौदा? कैसा सौदा? तुम तो उपन्यास के लेखक की तरह बात करते हो, सीधे सीधे पूरी बात समझाओ ना। तो सुनो, राजा कुलचंद ने अपने राजा पद को बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों से टिकेंद्रजीत को जंगल में गिरफ्तार करवा के सौंप देने का सौदा कर लिया। क्या बकते हो?
मतलब अब टिकेंद्र जीत की गिरफ्तारी के बाद ही तुम ये बात मानना फिर? नहीं, एकदम से भरोसा नहीं हुआ इस समझौते पर। वो समझौता ही क्या जिस पर भरोसा हो जाए। अब अगर टिकेंद्र जीत को गिरफ्तार करवाने में राजा कुलचंद ने देरी की तो अंग्रेज अफसर वादा खिलाफी के जुर्म में कुलचंद को गिरफ्तार करके सबसे बड़े राजकुमार सुरचंद को राजा घोषित कर देंगे। अंग्रेज अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ये सौदे से उनका सबसे बड़ा दुश्मन राजकुमार टिकेंद्र जीत भी उनके कब्जे में आ जाएगा। अब तुम समझदारी की बात करने लगे हो। पदोन्नति हो सकती है तुम्हारी। अंग्रेजों ने महाराज कुलचंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने सूरचंद्र को गड्डी सौंप दी है। उनके आड़ में वो हम पर, मणिपुर पर राज करना चाहते हैं। अभी भी बहुत समय है। उनके पैर अभी तक जमे नहीं हैं। उन्हें हमें जड़ से उखाड़ फेंकना है। हमारी सेना इसके लिए तैयार है। बहुत परेशान कर रखा था तुम सिपाहियों, ले चलो इसको। और इस तरह अंग्रेज मणिपुर युद्ध समाप्त हुआ। हालांकि अंग्रेजों की सहमति से राजा अवश्य बदलते रहे, किंतु मणिपुर की सत्ता पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ये हमारा दुर्भाग्य कि हम इसे संभाल नहीं सके। इस तरह की घटनाओं से हमें शासन चलाने के लिए योग्यता, पुरुषार्थ और आपसी तालमेल बनाए रखने की सीख मिलती है। तो इस तरह साल 1891 में वीर टिकेंद्रजीत सिंह अंग्रेज मणिपुरी युद्ध में वीरता से लड़ते हुए शहीद हो गए। बलिदान की मशाल इस श्रृंखला की आज की यानी 7वीं कड़ी में हमने वीर टिकेंद्रजीत सिंह के बारे में जाना। श्रृंखला की अगली यानी 8वीं कड़ी में हम चिंगलेनसना के बारे में जानेंगे, जिसे विरासत में अपने पिता की तलवार मिली थी। वो जो पाउना ब्रजवासी का आज्ञाकारी शिष्य था, जिसने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए मणिपुर की सेना में जासूस के रूप में काम शुरू किया। तो जानिए किशोर उम्र के चिंगलेनसना की कहानी, जानिए हमारी जुबानी। मिलेंगे बलिदान की मशाल श्रृंखला की अगली कड़ी में। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जय हिंद।